स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ डील किया जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें कहता है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर आर। ये तो बहुत इजी सी बात हो गई जी। ये बात है आपके पास किसके इक्वल है? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ के देखा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 kb इंटू टी। ठीक है, 3 kb इंटू टी। तो यहां से आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना था? 3 kb इंटू टी बाय एम। यानी कि इस स्पीड को अगर आप देखो, यहां पे आरएमएस स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है? मॉलिक्यूलर मास के। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे आप? हाँ जी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ। यही ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो बच्चा, देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो काफी इजी कॉन्सेप्ट था। डायरेक्ट हमसे पूछा गया था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे। ठीक है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। बहुत इजी न्यूमेरिकल था, इसमें बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो बेटा। देखो भाई, ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के लिए आपको आरएमएस स्पीड का वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात यही है कि आप आरएमएस स्पीड के बारे में जानते हो कि नहीं जानते। ठीक है, देखो बच्चा, साथ साथ मैं बच्चों को ऐड भी कर रहा हूं, तो तब तक आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस possesses maximum RMS velocity all being at same temperature। टेम्परेचर सेम गिवन है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आरएमएस स्पीड क्या है। वी आरएमएस की अगर मैं बात करूं देन दैट इज √3 RT बाय एम। ठीक है ना, 3 RT बाय एम। देखो इसको ना आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। एम आपका मोलिकुलर मास है, या मोलर मास बोल देते हैं आप इसको, मोलर मास। ठीक है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है बच्चा पार्टी। आर आपका गैस कांस्टेंट है जी। और टी जो है बच्चा वो है आपके पास टेम्परेचर। टी जो है वो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर की तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो आप इस चीज को कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे। आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोसेस मैक्सिमम आरएमएस वेलोसिटी। मैक्सिमम आरएमएस वेलोसिटी पोसेस करने वाले का नाम बता दो जी। अब मैक्सिमम आरएमएस वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट हुई? मेरी बात सीधी सीधी सी है, आपको कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर गैस कांस्टेंट तो बेचारा पहले से कांस्टेंट है। ठीक है, और मैं अगर इन सभी की रेशियो निकालना चाहूं, जैसे कि मेरे को दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन भी दे रखा है, ऑक्सीजन भी दे रखा है, एयर भी दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रखा है। ठीक है, यही बातें दे रही है मेरे को। देखो इनकी जगह ना आप, एयर तो मिक्सचर हो गया एक गैसेस का। ठीक है, तो इसको तो आप एक बार छोड़ो साइड में। इसकी जगह पे मैं क्या करता हूं कि मैं हाइड्रोजन के साथ डील करता हूं। तो हाइड्रोजन के साथ अगर डील करूं तो भाई मोलिकुलर मास किसका लूंगा मैं? हाइड्रोजन का लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मेरे पास है ऑक्सीजन, है ना? हाँ ऑक्सीजन भी है। तो 3 RT बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और रेशियो मैं लूंगा किसके साथ? 3 RT बाय, अब कौन बच गया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है बच्चा, अब देखो भाई 3 RT अंडर रूट कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन जो चीज आएगी वो चीज आएगी 1/,
मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, 1 मोलर मास, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चा, मैं एयर को नहीं ले रहा, एयर का मोलर मास नहीं निकालना आता मेरे को, मैं सीधी बात बताऊं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का कितना है जी, हाइड्रोजन का तो 2 है। ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, ऑक्सीजन का 32 है मोलर मास, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का है जी 44। तो अब देखो, आप आरएमएस स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसकी ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है इसमें, 2 है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। यानी कि हमें पता है कि आरएमएस स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ एम के, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम है हाइड्रोजन की। उसके बाद वैल्यू किसकी आती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद वैल्यू किसकी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये वे है जिस वे से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है ना बच्चा। इसका एयर के लिए अगर मैं मोलर मास निकालूं तो कितना मोलर मास बनता है भाई, केमिस्ट्री वालों बताओ, किसी बच्चे को पता है तो। एयर का मोलर मास कितना बनता है, एयर के लिए मोलिकुलर मास, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को। हाँ जी, Sir, 29 grams average molar mass of air. एवरेज मोलर मास 29 ग्राम होता है बेटा। शायद, I'm not very sure, 28 या 29. चलो ठीक है बच्चा, अगर ठीक है, ये अगर आप 28 पॉइंट कुछ वैल्यू दी हुई है भाई नेट पे, तो मैंने गूगल किया है, तो वहां पे तो 28.9, या आप सही कह रहे हो कि एयर के लिए मोलर मास लगभग 29 दे रखा है, 29 ग्राम, है ना। अगर उस हिसाब से देखो तो फिर हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आरएमएस स्पीड हुआ, ठीक है। उसके बाद एयर का ही आएगा नंबर, उसके बाद ऑक्सीजन का आएगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आएगा, ठीक है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे को एक ही चीज का सहारा लेना पड़ा, वो है वी आर एम एस की वैल्यू, दैट वैल्यू इज किसके इक्वल है, वो √3 RT/m के इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं बच्चों आगे, चलो ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखो, हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम आरएमएस स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर देखा है आपने इसका मोलर मास, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात करी ना, अच्छा ठीक है। अब देखो जी, अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो। At room temperature, the RMS speed of a certain diatomic gas is found to be 1930 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड दे रखी है उसकी, ठीक है। द गैस इज हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों आप मेरे को बताओ कि मेरे पास फॉर्मूला तो एक ही है, देखो वो फॉर्मूला है मेरे पास कि वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू 3 RT/m, ठीक है। तो अब मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को V गिवन है, ठीक है ना। डाई एटॉमिक गैस, यानी कि, और एट रूम टेम्परेचर की बात करी है, रूम टेम्परेचर की बात करी है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के लिए मैं कितना केल्विन ले लूंगा भाई बताओ, बोलो बच्चों, टेम्परेचर कितना ले लूं फिर मैं, बोलो। रूम टेम्परेचर की बात करिए, 298 केल्विन की बात होती है कि नहीं होती,
बच्चों 298 केल्विन की बात होती है कि नहीं होती रूम टेम्परेचर के लिए? अरे सारे ही ऐसे बैठे हो फिर, हे मेरे मालिक। हाँ जी, ठीक है बच्चा। यानी कि अब देखो 298 केल्विन की बात होती है, आप मेरी बात मान लो, ठीक है, और मेरी बात मान के मास निकाल लो, मोलर मास। फिर उसी से पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल कौन सा हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, क्लोरीन का है। तो फिर आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग मेरे को बताओ कि ये कौन है। देखो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। एम निकालना है आपको, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो आगे आप काम करो भाई, आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी, देखो भी बच्चों, मेरी ख्याल से जहां तक हमारा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, आप लोग जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। देखो VRMS का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 3RT/m। मैं निकाल लेता हूं m, तो m की वैल्यू आ गई जी 3RT/VRMS का पावर 2। 3RT, देखो बच्चा लोग, R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी मैं बताऊंगा अभी आपको। 3R गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 8.314। ये जूल पर केल्विन पर मोल थी बच्चा, है ना, याद रखना इस बात को बेटा। तो ये आगे है हमारे पास रूम टेम्परेचर 298 डिवाइड बाय स्पीड कितनी दे रखी है 1930, तो 1930 इंटू 1930, ये मास आ जाएगा। मास किस में आएगा? ऑफ कोर्स किलोग्राम में आएगा। ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ग्राम में मास होगा उसी का पता चलेगा हमें। तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो जीरो को तो दो जीरो खा गया। अच्छा जी, अब क्या कैसे सॉल्व करूं मैं? तो मेरे पास, मैं कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करता हूं भाई, ऐसे तो मेरे से ये होगा नहीं सॉल्व। मेरे पास रखा है कैलकुलेटर, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूंगा, आप भी कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज। 3 इंटू 83.14। हाँ जी घुसदीप बोलो बेटा। 83.14 इंटू 298, 298 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास ऊपर वाले की प्रोडक्ट आ गई भाई, कितनी? ऊपर वाले की प्रोडक्ट आ गई 74327.16 डिवाइड बाय 193 इंटू 193, दैट इज इक्वल टू 37249। ओके जी, अब इनको डिवाइड कर देते हैं जी। 74327 इसको छोड़ो पॉइंट वाले को, डिवाइड बाई 37249, 24 और 9, यानी कि ये वैल्यू आ रही है बच्चा लोग 1.99 के लगभग। 1.99, इसको लिख देते हैं अपन 2, लिख देते हैं 2, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने 2 लिखा, तो 2 लिखते ही हाँ मेरे को कौन सा दिख गया? मेरे को हाइड्रोजन दिख गया, ठीक है।
हाइड्रोजन की बात कर लूंगा मैं, ठीक है, मास उसका 2 ही होता है हाइड्रोजन के लिए, H2, ठीक है, मास कितना होता है उसका 2 ग्राम ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ जाऊं भाई, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, फटाफट से बताओ बच्चा, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में ना बेटा, मैं बताऊं बच्चों आपको, पेपर में सॉल्व जब करोगे ना, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का सहारा लेके सॉल्व करना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का सहारा ले लेना आप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट से आप सॉल्व करोगे। वो तो बच्चा देखो, जब आप ना न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना बच्चों, ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी कि भी हाँ आपको प्रोडक्ट करने में, इनकी प्रोडक्ट लेने में दिक्कत आ रही है। वैसे फाइनल अगर एग्जाम में, जो आपके एग्जाम थ्योरी वाले एग्जाम है, उनमें तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर हाँ भाई आप फाइनल वो कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो वहां थोड़ी सी लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना ना बेटा। ये जो चीजें हैं ना जो आज आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं, 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लो, 10 न्यूमेरिकल सोल्व कर लो बच्चा, 10 न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे शॉर्टकट मिल जाते हैं जिनसे आप आंसर निकाल ही निकाल दोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है, कि आप 10 न्यूमेरिकल करो, आपको है ना शॉर्टकट आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल जो भी हमारे पास आएगा ना थ्योरी वाला, वो हम खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो भाई बच्चा लोग, देखो जी, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये कहता है कि वी कैन राइट द रिलेशन फॉर बॉयल्स लॉ, ये आप खुद कर लोगे बच्चा, यहां आते हैं, ठीक है जी, यहां आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। इसने कहा कि इफ masses of all molecules of a gas are half and their speed doubled, then ratio of initial and final pressure would be, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर का रेशियो कितना होना चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2:1, 1:2, 4:1, 1:4, क्या होना चाहिए रेशियो उसका। तो देखो, हमने कोई भी गैस की अगर हम बात करें, तो कोई भी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, आप सभी को पता है बच्चा कि हाफ रो इंटू सी स्क्वायर, हाफ नहीं होता 1/3 होता है, 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ जी, पाहुल बेटा, देखो ध्यान से बेटा, देखो बच्चा, अब 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर, रो क्या होता है डेंसिटी, और डेंसिटी को आप क्या बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं, और इंटू सी स्क्वायर। अब मास ऑफ होल गैस, दैट आई थिंक मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस लिया था आपने इसके लिए, इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय, अरे मेरे को चलाने दो पेन, ये कौन है, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि नया प्रेशर निकाल दो, नया प्रेशर, और उसमें कहा गया कि मास को कर दो जी हाफ, ओके जी, ये कर दिया मैंने मास को हाफ, ठीक है, अच्छा जी, और उसने क्या कहा, एंड देयर स्पीड इज डबल्ड, यानी कि उसकी स्पीड को डबल करना है ना, चलो ठीक है 2c, ये लो जी डबल कर दिया 2c, और डिवाइड बाय वॉल्यूम v, ठीक है भाई, यानी कि ये आपके पास 1/3 इंटू m इंटू एन ए इंटू 1/2 इंटू 2 जा 4, तो 4 2, अच्छा जी ठीक है, और इंटू c का पावर 2 डिवाइड बाय v। अब देखो बच्चा, अगर मैं p को डिवाइड कर दूं किससे, p डैश से, ठीक है, p डैश से मैं डिवाइड कर दूं, तो फिर मेरे पास क्या रिलेशन बन के आएगा बताओ, मेरे पास रिलेशन बन के आएगा 1/2 का,
मेरे ख्याल से यही आ रहा है ना, 1/3 इधर है, m भी इधर है, na भी इधर है, c स्क्वायर भी इधर है, तो v भी इधर है, तो यहाँ ऊपर वाला 1 बचा और नीचे 2 बचा, तो 1/2, तो p अपॉन p डैश इज इक्वल टू 1/2, तो यानी कि ये आ गया आपके पास 1:2, यानी कि देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर वुड बी 1:2। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल था, देखो इसमें कुछ नहीं करना था ना, प्रेशर का सीधा फॉर्मूला याद रखना था, वो प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 रो सी स्क्वायर, और उसी फॉर्मूले का सहारा लेके काम कर लेना था आपको, जो काफी इजी लगा मेरे को, तो है ना। अगर मेरे को पर्सनली पूछा जाए तो मेरे को काफी इजी लग रहे हैं इसके न्यूमेरिकल अब तक। ठीक है, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बच्चों, इजी लग रहे हैं? हाँ जी, बता सकते हो बेटा, आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ठीक है, देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, देखो बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, 1 मिनट बेटा, एक फोन आ रहा है बच्चे का। हाँ जी बच्चा, बात करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे। इसमें लिखा है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इसमें सबसे बड़ी बात पहले लिखी गई है, सील्ड कंटेनर विद नेग्लिजिबल थर्मल कोएफिशिएंट कंटेन्स ए मोनोएटॉमिक गैस दैट इज हीलियम ना। ओके, अब व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन 300 Kelvin to 600 Kelvin, the average kinetic energy of helium atom is half, क्या होगी, हाफ हो गई, या लेफ्ट अनचेंज्ड, या डबल हो गई, या इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ √2, दैट वी हैव टू चेक ना। तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है बच्चा लोग 600 केल्विन। तो मुझे तो ये इस बात का बिल्कुल सही से पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फाइनल बनेगी, काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फाइनल बनेगी और जो आपकी इनिशियल बनेगी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या कैसे बननी चाहिए, वो दैट डिपेंड्स ऑन फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर T1, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 600, इनिशियल कितना है 300, दिस इज 2/1, यानी कि आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना बच्चा लोग, वो 2 टाइम्स रहेगी दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 टाइम्स होगी किसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है ना, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया ये बात, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना इन न्यूमेरिकल्स के। वैसे ये पूरी की पूरी जो असाइनमेंट है मैं अपलोड भी करूंगा आपके ग्रुप में, ऐसी बात नहीं है कि मैं अपलोड नहीं करूंगा बेटा, अपलोड भी करूंगा मैं बच्चा। ठीक है, देखो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये थोड़ा सा किस तरह का न्यूमेरिकल हमें गिवन है, काफी इजी है इस चैप्टर के अब तक जो मैंने न्यूमेरिकल्स फेस करे हैं। इसमें लिखा है 2 vessels having equal volume contain molecular hydrogen at 1 atmosphere and helium at 2 atmosphere respectively। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि both samples are at the same temperature, the RMS velocity of hydrogen molecules is, option A है, equal to that of helium,
ऑप्शन बी है ट्वाइस दैट ऑफ हीलियम, ऑप्शन सी है हाफ दैट ऑफ हीलियम, और ऑप्शन डी है रूट 2 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम, सॉरी दैट ऑफ हीलियम। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? इक्वल वॉल्यूम कंटेन मोलिकुलर हाइड्रोजन एट 1 and 2 इफ द बोथ सिंपल देन आरएमएस, अच्छा आरएमएस वेलोसिटी की बात करी गई। ठीक है, तो आरएमएस का तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है, जब मैं ये न्यूमेरिकल करना स्टार्ट हुआ तब मैंने सबसे पहले आरएमएस स्पीड के लिए वैल्यू रखी थी, और वो वैल्यू 3 RT बाय एम, m इज द मोलर मास। ठीक है भाई, m इज द मोलर मास। अब अगर मैं बात करूं, देखो मैं यहाँ पे सीधी सीधी बात करता हूँ कि VRMS में बात कर रहा हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो उसका मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है भाई? 1 है, सभी को पता है। ठीक है, 1 है। ठीक है जी, अगर मैं यही हीलियम के लिए बात करता तो VRMS फॉर हीलियम, ठीक है ना, हीलियम के लिए अगर मैं बात करता तो 3RT हीलियम का मास कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे है। ठीक है, 2। अगर मैं इनका आरएमएस का रेशियो निकाल लेता, VRMS फॉर हाइड्रोजन, और रेशियो निकाल लेता किसके साथ? VRMS फॉर हीलियम, तो मेरे पास क्या बनता है? यहां से देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला कितना है जी? ठीक है, और हीलियम वाला नीचे आना था यार, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2/1 है ना। तो यानी कि VRMS जो रहेगा, VRMS फॉर हाइड्रोजन जो रहेगा वो √2 टाइम्स होगा VRMS फॉर किसके लिए? हीलियम के लिए। ओके, ठीक है जी, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, देखो बच्चा, न्यूमेरिकल्स हमारे सामने जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इजी हैं। ठीक है, बहुत इजीली आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा फटाफट से। देखो आज हमने थोड़ी फास्ट कराया है, ठीक है, अदरवाइज हम 4 to 5 न्यूमेरिकल्स करते होते हैं, आज 8 न्यूमेरिकल से निकल चुके हैं हम। ठीक है, एट ए गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली, ये आप पढ़ के देखोगे क्योंकि प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब देखो जी, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट की बात सुन लो, बस इस कॉन्सेप्ट में क्या बात याद रखनी है वो बात मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, देखो देखो बच्चा, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, इसके स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखते हैं, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। इफ द एवोगैड्रोस नंबर वाज 10 to infinity, the phenomena of Brownian motion would be remains completely unaffected। ठीक है, और because more vigorous than that observed with present finite values of Avogadro's number for all sizes of the Brownian particles becomes more vigorous than that observed with the present finite value of Avogadro's number only for the relatively large Brownian particles। Brownian motion क्या होता है भाई? Brownian motion होता है जिग-जैग मोशन होता है, जिसको हम टेम्परेचर से भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो उनका जो रैंडम मोशन होता है वो बेसिकली टेम्परेचर के कारण होता है। अब वो उस मोशन में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं केवल और केवल कोलिजन के दौरान। ऐसा नहीं है कि वहां पे और कोई अदर फोर्सेस एक्ट करती है, अदर फोर्सेस कोई एक्ट नहीं करती, वो कोलिजन के दौरान फोर्स लगाते हैं, और उनकी जो कोलिजन का कारण होता है वो होती है उनकी एनर्जी, और उनकी जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? भाई आप बात जब करेंगे तब तो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो वो रूम टेम्परेचर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, अब उसमें क्या कहा गया, सबसे बड़ी बात तो एवोगैड्रो नंबर को इसने क्या कहा,
कि इन्फिनिटी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एवोगैड्रो इन्फिनिटी, एवोगैड्रोज नंबर इन्फिनिटी होने का मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो आपका इन्फिनिटी इसने कहा है, तो इसका मतलब यानी कि वो प्रैक्टिकली तो आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते उस चीज को, ठीक है, प्रैक्टिकली तो अनऑब्जर्वेबल है, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली अनऑब्जर्वेबल है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आप लिखते हैं कि प्रैक्टिकली अनऑब्जर्वेबल एज द मोलिकुलर इंपैक्ट वुड टेंड टू बैलेंस वन अनदर, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकली ऑल साइजेस ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल्स, ठीक है, सारे साइज के ब्राउनियन पार्टिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर लेगा, बस और क्या, ठीक है। वैसे ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, अब हम बढ़ते हैं आगे, ये बात आप नोट कर लेना बच्चों कि Na इंफिनिटी, ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, नॉट ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, इस चीज को आप स्पेशली नोट करके रख लो अपने पास, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चा आगे बढ़ते हैं 11th न्यूमेरिकल पे। हाँ जी, 11th न्यूमेरिकल में क्या कहा गया, क्या पूछा गया हमसे, चलो बातें करते हैं। If Cs be the velocity of sound in air and C be the RMS velocity, यहां एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी मेरे बच्चा, यहां एक लाप्लास करेक्शन थी, ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए, वो करेक्शन आपको थोड़ी सी याद करके चलनी पड़ेगी भाई, वो आप थोड़ी सी नोट करेंगे मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और देखो फिर क्या है बात, इसने क्या कहा कि इसने कहा कि Cs इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है जी, Cs इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, ओके गाइस। अच्छा, C इज द RMS वेलोसिटी, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए लाप्लास करेक्शन थी, लाप्लास करेक्शन, इसने अपनी करेक्शन दी थी उसकी स्पीड के लिए, और स्पीड या वेलोसिटी उसकी उसने बताई थी, दैट इज गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है, ये P प्रेशर है, रो आपकी डेंसिटी है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ, अगर एयर की बात करिए तो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है ऑफ कोर्स, ठीक है, P यहाँ पे प्रेशर है जो एयर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, और गामा जो है वो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स है, दैट इज Cp बाय Cv, ठीक है जी। अब देखो जी, आपको आरएमएस स्पीड किसके इक्वल दी है, दैट इज C, और उसकी वैल्यू कितनी निकालते आ रहे हो आप कहते हो सर जी वो होती है 3RT/m, ठीक है जी। और मैंने ये भी सुना है कि पूरा का पूरा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप कहते हो कि सर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस से डील करते हैं, तो अगर मैं आइडियल गैस वाली इक्वेशन लेके आऊं PV इज इक्वल टू nRT, तो आप सीधा सीधा मेरे को बोल के कहोगे कि सर n इज इक्वल टू 1 ले लो आप, ठीक है, मैंने आपके कहने से n की वैल्यू 1 ले ली, 1 लेते ही मेरे पास PV इज इक्वल टू क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू बनेगा RT, बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। तो यहां से RT मेरा किसके बराबर हो गया, P इंटू V के बराबर हो गया, ये हो गया मेरा 3RT की जगह लिख देता हूं मैं P इंटू V और डिवाइड बाय M, अच्छा जी। तो यहां से मेरे पास बना कॉन्सेप्ट 3P डिवाइड बाय मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं नीचे, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है जी, तो ये हो गया जी आपके पास 3P डिवाइड बाय रो, दिस इज इक्वल टू RMS स्पीड, सही है कि नहीं है, बिल्कुल। यानी कि यहां से अगर मैं, देखो भाई मैं ना यहाँ पे P बाय रो की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है जी, यहाँ पे रख दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, इसको √3 अलग लिख दो और P बाय रो अलग लिख दो, दैट इज इक्वल टू C, अच्छा जी ठीक है। तो यहां से अगर मैं P बाय रो की वैल्यू देखूं तो P बाय रो की अगर मैं वैल्यू अलग से निकालूं तो ये मेरे पास आएगी 1 अपॉन √ गामा और इंटू CS, सही है कि नहीं है, सही है, यहाँ पे रखो फिर, तो √3 P बाय रो की वैल्यू है भाई
1/√gamma into CS that is equal to C। ठीक है ना, तो CS इज इक्वल टू कितना आ गया, CS इज इक्वल टू C इंटू गामा डिवाइड बाई 3 और इसका अंडर रूट, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। और इसमें जो स्पेशल जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है लैप्लास करेक्शन, उसको भी आप नोट कर लीजिए। दैट इज फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये कॉन्सेप्ट था आपके पास, तो आप इसको स्पेशली नोट करके चलेंगे सभी बच्चे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है सभी को। अमन, अमन समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ जी सर। न्यूमेरिकल क्लियर हो रहे हैं? हाँ जी सर। आपने लेट ज्वाइन किया था ना अमन? सर 9-2 पे। 9-2 पे, चलो ठीक है। अमरवीर समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हरलीन बेटा? बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है बच्चा, अब तक हमने कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल देखा ही नहीं मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या जिसको हमें देख के लगे कि हाँ यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हाँ तो फिर यस सर। हाँ जी बच्चा, उसके बाद है जी ईशान। ईशान लेट आए थे आप क्लास में, कितने मिनट लेट आए थे बेटा? सर 9-10 पे आया था। 9-10 पे आए थे बच्चे, तो 10 मिनट्स लेट थे बच्चा। हमारी क्लास जो होती है वो 9 o'clock से स्टार्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। ठीक है सर। तो ध्यान रखा करो बच्चे, टाइम पे ज्वाइन किया करो और कोशिश किया करो बच्चों रेगुलरली जुड़े रहने की, मतलब आपकी क्लासेस जो होती हैं उनको रेगुलर बेसिस पे आप ज्वाइन कीजिए। साइंस की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि आप रेगुलर रहें, ठीक है, रेगुलर रहें, टाइम से ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं जी हमारे जसलीन से, बात कर ली हमने, जसलीन, जसलीन से पूछ लिया? जसलीन अनम्यूट करो बेटा, जसलीन। जसलीन बेटा बताओ। जसलीन के बाद है कमल। कमल बेटा? यस सर। कमल की आवाज नहीं आएगी, बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखना तुम, जो अब आवाज आएगी ना वैसे आवाज आनी चाहिए, ठीक है। खुशदीप है, आज खुशदीप की आवाज भी इतनी मरी मरी? हाँ जी सर। अरे क्या हो गया बच्चे? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। मनिंदर? क्लियर सर। न्यूमेरिकल इजी है मनिंदर, या इसके कुछ मतलब ट्रिकी हैं, कैसे लग रहे हैं अब तक? सर इजी है। इजी है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी नवदीप सिंह, हाँ जी सर। समझ में आ रहे हैं बेटा? हाँ जी सर। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चा? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। पाहुल? पाहुल बेटा? पाहुल? रोमिका? रोमिका? रोमिका बेटा? सहज? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, क्लियर।
चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ जी वंशिका, Yes, sir. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. इजी है इसके न्यूमेरिकल ना? हाँ जी, sir. चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो बच्चा लोग, क्या है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए। देखो भाई, हम आपको ये लास्ट न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो दोनों तीनों न्यूमेरिकल्स हैं वो आप, अच्छा जसलीन आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है सर। पाहुल के माइक में डिस्टरबेंस है सर, माइक नहीं ऑन होगा। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, देखते रहो, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? देखो आप अपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो। देखो बच्चा, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है अगला, वो न्यूमेरिकल आपके सामने सही से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? इसमें क्या बात हमें किस तरह से परफॉर्म करनी है, किस तरह से हमें लिखनी है, वो बात मैं आपको बता दूंगा। इन टू वेसल्स ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है, उनका वॉल्यूम सेम है, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड हीलियम एट प्रेशर ऑफ 1 atm, यहां पे है बेटा प्रेशर ऑफ 1 atm है बेटा ये, एंड 2 atm आर फिल्ड, ठीक है भाई? हाइड्रोजन और हीलियम को 1 और 2 atm प्रेशर पे रखा गया है, ठीक है? इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ द सैंपल्स इज सेम, मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, ठीक है? द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एवरेज स्पीड, ठीक है ना बच्चा? एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन CH मान लो, एवरेज स्पीड ऐसे दी थी बेटा, ठीक है? रिलेटेड टू हीलियम, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ हीलियम से किस तरह से रिलेट करेगी, ये आपको बता के चलना है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन किया था जिसमें मैंने कहा था कि आप सीधा ही इनकी वैल्यूज लर्न कर लो, है ना? तो फिर आपके पास आज बात किसके लिए हो रही है? आज हो रही है एवरेज स्पीड के लिए बात। अब एवरेज स्पीड के लिए बात हुई है, तो एवरेज स्पीड के लिए रिलेशन देखो बच्चा क्या होता है। दैट रिलेशन यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट रिलेशन इज 8 RT बाय M, ये रिलेशन है बेटा, ठीक है? अगर अब मैं कहूं कि आप मेरे को ये बताइए बच्चा कि एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन रेशियो एवरेज स्पीड ऑफ हीलियम, इन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से T टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, R कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, तो ये वाली चीज तो गई, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे रूट ऑफ मास, यानी कि अब मास ऑफ हीलियम ऊपर आ जाएगा विद अंडर रूट, और विद अंडर रूट मास, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम की अगर मैं मास की बात करूं तो हीलियम का मास होता है 4 यूनिट, ठीक है? और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 4/1, दिस इज 2/1 आई थिंक। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए इन दोनों की, तो एवरेज वेलोसिटी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, दैट बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज स्पीड किसके लिए? हीलियम के लिए, C ऑफ, यानी कि C, और ये साइन किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं? एवरेज के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो एवरेज के लिए ये क्या बन गया? 2 टाइम्स बन गया, ठीक है जी? 2 टाइम्स ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है जी? तो ये था जी 12th न्यूमेरिकल। यहां तक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाने हैं, ठीक है? ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जिस बच्चे को नहीं मिले वो प्लीज मेरे को पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप करे। व्हाट्सएप जैसे ही करोगे आपको ये एक्सरसाइज, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी बच्चा लोग, ठीक है? तो आज इसके जो न्यूमेरिकल्स जो आपको ट्राई करने हैं वो अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप में अपलोड हो जाने हैं, ठीक है? आपके ग्रुप में वो सारे के सारे, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने निकाले हैं वो सारे के सारे IIT JEE के थे। हालांकि काफी इजी हैं, मुझे भी पता है काफी इजी लगे होंगे आपको, ठीक है? लेकिन सारे के सारे, कोई आपका नीट में आया था, कोई आपका JEE में आया था, ठीक है? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स थे। हाँ वो मार्क्स 1 और 2 में ही आए होंगे, ठीक है? इससे फालतू के नहीं थे वो, ठीक है? अब मैं आपको जो एक्सरसाइज सेंड करूंगा वो केवल और केवल
17 न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और मैं आपको जीआरबी से वो एक्सरसाइज सेंड कर रहा हूँ, प्लीज सोल्व कर देना और उसकी जो सॉल्व सॉल्यूशन बने उसकी फोटो मेरे पास भेज देना, ठीक है। आपके टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको कल सुबह की क्लास में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, हर बच्चे को पर्सनली मैं भेज दूंगा, किसी का रिजल्ट मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा इस बार, ठीक है। लेकिन आगे से सभी बच्चे ध्यान रखें कि टाइम पे अपने जो टेस्ट आपके लिए जाते हैं वो टेस्ट दें, ठीक है। और सभी बच्चे जुड़े रहे हैं क्लास में। अब हमारे जो 11th ए के बच्चे हैं वो बहुत ही कम है हमारे ग्रुप में, वो क्लासेस ज्वाइन ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन बच्चों जो बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, प्लीज आप उनको कहिए कि क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी अटेंडेंस शॉर्ट करूं या फिर मैं आपको कोई अदर पनिशमेंट आपको मिले, तो इससे अच्छा है बेनिफिट है ना आपका, आप अच्छी तैयारी कर लोगे, आप अच्छे पढ़ लोगे, ठीक है। तो ज्यादा जुड़े रहिए। अब देखो हमारे पास हमारा पेटेंट ग्रुप है ये 15 बच्चों का, तो 15 ही होंगे ना, मैं देखता हूँ, हाँ 15 ही बच्चे, ठीक है। आज एक बच्चा कम है बल्कि, तो 15 बच्चे हैं, 15 से 16वां नहीं हो रहा, तो 16वां बच्चा जा कहाँ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा वो, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज जुड़ जाएं, कोरोना टाइम है, अब दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है कि स्कूल लगेंगे दोबारा, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी, रेयर चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन सभी बच्चे, आप तो जुड़े ही हैं, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए वो जा क्लासेस में जुड़े, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे हम करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो कल का पूरा दिन, कल के दिन में हमारी 2 क्लास हैं या 3 है, मैं देख लेता हूँ एक बार, 11 की कल, हाँ जी हमारी 2 क्लासेस हैं 8 to 10, तो 8 to 10 हम 20 न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और 20 न्यूमेरिकल्स मैं आपको सोल्व करा दूंगा, 10 आज मैंने सोल्व करा दिए, 20 और 10 30 आप कर लेना, 60 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के मोर देन एनफ होंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी।